नमस्कार दोस्तों, दास एनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं मोनू खवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं एकेडमी के बारे में। तो हमारी जो एकेडमी है इसमें आपको यूपीएससी के फाउंडेशन बैच मिलेंगे। फाउंडेशन बैच मतलब +1, +2 विद ग्रेजुएशन और आफ्टर ग्रेजुएशन सारे के सारे बैच है वो अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास एचसीएस, सीडीएस, नेट और जेआरएफ के लिए बैचेज अवेलेबल हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने एक मुहिम स्टार्ट की थी एकेडमी की तरफ से कि आपको जो नेट के जो 2023 के क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम यूनिट वाइज करेंगे। तो दोस्तों आज ये रिसर्च की सेकंड वीडियो है। टीचिंग के हम 2 वीडियोस कर चुके हैं। अब ये रिसर्च की सेकंड वीडियो है दोस्तों, जिसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चीजों को बड़ी शिद्दत से देखिएगा क्योंकि डिटेल एक्सप्लेन चीजें की गई हैं और पिक्चर के साथ है दोस्तों, ताकि आपके दिमाग में चीजें वो हमेशा के लिए फिट हो जाए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पक्का आप डेफिनेटली उसको सही कर पाओगे। दोस्तों एकेडमी का एड्रेस भी देख ही लो एक बार। जो हमारी एकेडमी है ये एचयू 4 नंबर गेट के सामने जवाहर नगर गली नंबर 12 प्लॉट नंबर 806 दास एनर्जी आईएएस एकेडमी के नाम से एकेडमी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, हम नेट के क्षेत्र में 2015 से काम कर रहे हैं दोस्तों। तो ये आपके सामने हमारे रिजल्ट नजर आ रहे हैं। जो भी यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हैं जिनका नेट या जेआरएफ हुआ है, तो सारी की सारी जो आपके सामने नजर आ रहे हैं वही हमारे स्टार हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए करते हैं बड़ी बेहतरीन शुरुआत आज की। और फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पढ़िएगा साथ के साथ और कोशिश कीजिए करने की। ठीक है, देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापनों को पहचानिए। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मापन होते हैं दोस्तों, तो मैंने आपको वैसे बताया भी है, जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व की बात करते हैं तो वहां पे हम मीन मोड मीडियन 3 की बात करते हैं दोस्तों। तो बस ये ध्यान रखना है, जो सेंट्रल टेंडेंसी है इसकी वो मीन, मोड, मीडियन और मोड, ये 3 चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ए, बी एंड डी आपका आंसर रहेगा। तो ए, बी और डी, तो आपका आंसर जो है दोस्तों वो आंसर है बी। देखिएगा दोस्तों, अब आपके सामने इसकी आ रही है डिटेल। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जब हम बात करते हैं तो देखिए हम किसकी बात करते हैं दोस्तों, एवरेज की। तो ये आपने क्लास में कहीं ना कहीं 10th में भी पढ़ा है, जो आपका लास्ट चैप्टर था उसमें मीन, मोड और मीडियन ये तीनों बातें आपने पढ़ी है। ये किस चीज के लिए हम यूज करते थे, एवरेज के लिए। तो बस यही बात है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है एवरेज की आप बात कर रहे हो। क्या क्या तरीके हैं आपके पास, तो 3 तरीके आपके पास होते हैं, मीन, मोड और मीडियन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये समझ आया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन भी आपका देखने को आपको मिलेगा रिसर्च में। देखिएगा क्या है, द रिफरेंसेस सेक्शन ऑफ अ रिसर्चर। जो रिसर्चर है जो रेफरेंस देता है उसके बारे में है। रिफरेंसेस सेक्शंस ऑफ अ रिसर्चर आर्टिकल इज रिटन इन ए एपी स्टाइल। एपी स्टाइल के अंदर वो लिखता है, अरेंज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रिंटिंग टू अ रेफरेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। मतलब जो भी वो देखो, किसी शोध पत्र का संदर्भ मतलब कोई भी चीज उसने उठाई है, उस उठाई हुई चीज को रिसर्चर किस तरीके से नोट करके आपको देगा, वो सारी की सारी चीज है उसको व्यवस्थित करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है ऑथर का नाम, उसके बाद आता है उसका ईयर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमें दो चीज पता लग गई, सबसे पहले नाम आएगा फिर ईयर आएगा। तो मतलब पहले आएगा सी फिर बी। सी और बी आपका नजर आ रहा है डी के अंदर, और कहीं आपको सी और बी नजर नहीं आ रहा, तो दोस्तों आपका आंसर आपको मिल ही गया, CBDA। अब देखिए दोस्तों, आप इसको लिखते कैसे हो, ये रहा। मान लो ये चीज आपको लिखनी है, ये सारी डिटेल मैंने उठा के लिखी है इधर। तो देखो सबसे पहले रेफरेंस में आपने क्या लिखा, ऑथर का नाम। सबसे पहले हम ऑथर का नाम लिख रहे हैं। दूसरे नंबर पे उसकी डेट, जो पब्लिश की डेट है वो डेट लिखेंगे। तीसरे नंबर पे आप लिखोगे उसका टाइटल, कि उसका टाइटल क्या था। और उसके बाद दोस्तों हम लास्ट में लिखेंगे सोर्स, वो सोर्स हमने कहाँ से लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप रेफरेंस डालते हो, कोई भी चीज आपने किसी बुक से ली है, तो सबसे पहले ऑथर का नाम, फिर पब्लिश की डेट, फिर टाइटल और फिर लास्ट में सोर्स। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर है दोस्तों। यदि आपको लग रहा है कि हाँ चीजें हमारे लिए ठीक हैं, और दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बस चीजों को रोक के आप एक बार कोशिश जरूर कीजिए। मैं साइड में इसीलिए होता हूँ हल्का सा। देखिए, कोडिंग ऑफ ए क्रूशियल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इन कंटेंट एनालिसिस।
किस विषय वस्तु विश्लेषण करने की प्रक्रिया में कूट बनाना एक महत्वपूर्ण चरण है। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमें कूट एक कोडिंग में चीज़ों को लिखते हैं, ताकि उसको समझ में आ सके हमारे। नेक्स्ट क्या है देखिए, अकोडिंग शेड्यूल्स इंक्लूड्स ऑल द डायमेंशन दैट वुड बी एम्प्लॉयड इन कोडिंग प्रोसेस एंड इंट्रोडक्शंस ऑफ द गाइडेंस फॉर द कोडर्स। देखो, कूट बनाने संबंधी अनुसूचियों में वे सभी आर और आयाम सम्मिलित होते हैं जो कूट प्रक्रिया और कूटकर्ता हेतु दिशा निर्देश संबंधी संकेतों को प्रयुक्त होंगे। बिल्कुल नहीं दोस्तों, बस हम ये कूट, आपने देखा होगा ना, कोई भी चीज कोड क्यों की जाती है, ताकि चीजों को हम समझ पा सकें, है ना। दूसरे को समझाने के लिए, वो डिकोडिंग के लिए यूज करते हैं। फिर हम तो यहाँ हम सारी सारी चीजें अगले को नहीं, पहले हम अपनी बात करते हैं। तो इसीलिए आप कोडिंग करते हो, ये सही है। लेकिन ये कह रहा है बिल्कुल सबको समझ में है, दिशा निर्देश जितनी भी बातें लिखी हैं वो सारी की सारी आप लिख चुके हो। तो इसका मतलब आप एक बात बताओ, फिर उसको कोडिंग करने की क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि आपने सारी बातें उसमें लिखी दी है। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है दोस्तों। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, तो आपका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, टेस्ट पे एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, देखिए, when researchers use designs that call for multiple groups, the most commonly employed test is। जब शोधकर्ता ऐसे अभिकल्पों का प्रयोग करता है जिसमें बहुविध समूहों की आवश्यकता पड़ती है, और इस हेतु सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला परीक्षण कौन सा है? जब दोस्तों दो या दो से अधिक ग्रुपों को जो आप कंपेयर करते हो, तो टेस्ट लेते हो दोस्तों आप एफ टेस्ट। ठीक है दोस्तों, कैसा होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये आपका एफ टेस्ट है। एफ टेस्ट की बात करूं, देखो, कंपेयरिंग मल्टीपल ट्रीटमेंट्स, जब आप बहुत ज्यादा चीजों को ट्रीट करते हो एक साथ में ही। इसके अलावा आइडेंटिफाई इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स, असर्सिंग ओवरऑल ग्रुप डिफरेंसेस, जब आप दो या तीन ग्रुपों को उठा रहे हो तो उनका डिफरेंस भी यहाँ काउंट करते हो। ठीक है, तो दो से ज्यादा मल्टीपल फैक्टर्स को जब आप यूज करते हो तो उसके लिए टेस्ट कौन सा आता है दोस्तों? एफ टेस्ट। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी किससे रिलेटेड है? आपको एडवांटेज नहीं है किसकी? ओपन एंडेड क्वेश्चन इन सर्वे। सीधी सी बात है, एक ही बात कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सर्वेक्षण शोध में मुक्त प्रश्नों का लाभ नहीं है? जो मुक्त प्रश्न है ओपन एंडेड, देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बात की थी, दो टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है क्लोज एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब जहां आंसर सबके फिक्स हो, और ओपन एंडेड का मतलब क्या था दोस्तों? जहां क्वेश्चन में वैरायटी मिले लिखने में। जो रिटर्न होता है दोस्तों वो तो होता है ओपन एंडेड। अब ओपन एंडेड की कौन सी एडवांटेज इसमें से नहीं है वो आपको बतानी है। ठीक है, पहली एडवांटेज हम पढ़ते हैं। दे आर यूजफुल फॉर एक्सप्लेनिंग एरिया इन विच रिसर्चर हैज लिमिटेड नॉलेज। वे उन अन्वेषणकारी क्षेत्रों हेतु उपयोगी है जिनमें शोधकर्ता के पास सीमित ज्ञान होता है। बिल्कुल, जिसके पास सीमित ज्ञान है वो क्या करता है, उन चीजों को थोड़ा सा कोशिश करता है इधर उधर से जोड़ने की। नेक्स्ट, रिस्पोंडेंट्स कैन आंसर इन देयर ओन टर्म्स। बिल्कुल, यहाँ पे जो आंसर करने वाला है वो उनको अपने खुद के शब्दों में यहाँ पे चीजों को लिख सकता है। दे अलो यूजुअल रिस्पॉन्सेज टू बी ड्राइव्ड। वे व्युत्पत्ति किए जाने वाले हेतु असामान्य प्रतीकों की स्वीकृति देता है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये चीज भी होती है। लास्ट वाला पढ़िए, दे आर इजी फॉर द इंटरव्यूअर्स एंड और रिस्पोंडेंट टू कंप्लीट। तो देखिए दोस्तों, जब हम इंटरव्यूअर्स की बात करें तो वहां पे चीजें यदि आप इस तरीके से करना शुरू करोगे तो एक बच्चे में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरव्यू के अंदर ये चीजें नहीं होती आपके काम। तो ये आपका डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से एक वैलिडिटी आपसे हर बार एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, इन सभी वैलिडिटी की आज हम बात करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द क्वेश्चन ऑफ वेदर अ मेजर, देखो मेजर आ गया तो सीधी सी बात है, कौन सी है? मेजर वैलिडिटी है। मेजर डेट इज डिवाइज्ड फॉर अ concept really does reflect the concept that is supposed to be denoting related to। पर्सन जो एक माप की बात कर रहे हैं दोस्तों, मापना क्या होता है? मेजर करना। तो मेजर की बात करें, आंसर आपको मिल भी गया कि अवधारणा के लिए अभिकल्पित किया गया है। क्या यह वास्तव रूप में उस अवधारणा के अभिव्यक्त करता है या किससे संबंधित है?
दोस्तों साफ-साफ हमें पता है कि यहाँ पे मेजर करने की बात कर रहा है तो मेजरमेंट वैलिडिटी आपकी आ जाएगी। तो आंसर दोस्तों यहाँ बनेगा मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर देखते हैं चीजों को। अब ये इंटरनल, एक्सटर्नल, इकोलॉजिकल ये है क्या मामला, सभी की बात करते हैं। इंटरनल वैलिडिटी के बारे में देखिए क्या है। शोज वेदर अ स्टडी एक्यूरेटली मेजर अ कैजुअल रिलेशनशिप। यहाँ पे कैजुअल रिलेशनशिप की बात की जाती है, उनको स्टडी किया जाता है एक्यूरेटली। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, फोकस ऑन वेदर द फाइंडिंग कैन बी अप्लाइड टू ब्रॉडर पॉपुलेशन। जब यहाँ पे चीजों को कैजुअल रिलेशन नहीं, एक बहुत बड़े एरिया के साथ जोड़ा जाता है, मतलब इतना बड़ा भी नहीं जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, मतलब है तो फिक्स लेकिन इससे ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल होगा और ये क्या होगा, इंटरनल। अब दोस्तों देखते हैं इकोलॉजिकल वैलिडिटी। इकोलॉजिकल वैलिडिटी, हाउ वेल अ स्टडी कैन बी रिलेटेड टू और रिफ्लेक्ट्स एवरीडे रियल लाइफ। जो रियल लाइफ से चीजें जुड़ती हैं, जो आपके आसपास में चीजें हो रही है, उनको जोड़ के जब आप चीजों को चेक करते हो तो वो क्या है, इकोलॉजिकल। और मेजरमेंट में हमने बात ही कर ली, किसकी बात होती है, वैलिडिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच अ मेजर एसेस व्हाट इज सपोज्ड टू अ मेजर। मतलब मेजरमेंट की यहाँ बात की जाएगी। ठीक है, तो चारों के चारों आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, कोई भी आपके एग्जाम में आपको दिख सकता है। जब इकोलॉजिकल की बात करें तो रियल लाइफ से चीजें उठेंगी जो आपकी प्रत्येक दिन की है। जब एक्सटर्नल की बात करूं तो कुछ इस तरीके का ग्रुप है जिसके आप क्या करते हो, फोकस करते हो उस पे, फाइंडिंग टू बी अप्लाइड टू अ बॉर्डर पॉपुलेशन। स्मॉल को उठा के बॉर्डर पे लगा रहे हो। उधर क्या करते हो, एक्यूरेटली मेजर अ कैजुअल रिलेशनशिप। कैजुअल रिलेशनशिप आपको वहां ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, लीजिए, इस पे भी आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। Among the following type of sampling techniques, which one is also known as judgmental sampling? दोस्तों ये मैंने सारी की सारी सैम्पलिंग आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाई है, जो आपकी फर्स्ट वीडियो है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो दोस्तों वहां से वो देखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कोटा सैंपलिंग है, इसके अंदर कोटा डिसाइड कर दिया जाता है सैंपल उठाने के लिए। जैसे हमें पूरे इंडिया में से हमें सैंपलिंग लेनी है, लेकिन उसको डिवाइड कर देते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों का डाटा उठाना है। तो 25 इधर से, 25 इधर से, 25 इधर से, 25 इधर से, मतलब फिक्स कर दी हर चीज। कन्वेंसिंग सैंपलिंग सुविधा अनुसार आप कैसे भी ले सकते हो। क्लस्टर सैंपलिंग वो होती है जिसमें अपने आप ग्रुप बने होते हैं और उसमें से हमें क्या करना होता है, सैंपलिंग उठानी होती है। पर्पज देखो, जजमेंटल क्या होता है, जो किसी पर्पज के लिए की जाए, सीधी सी बात है, किसी पर्पज के लिए। तो जो किसी पर्पज के लिए करी जा रही है उसी में ही आप जजमेंट दे सकते हो कि ये चीज सही है या गलत है। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा कौन सा, पर्पोसिव सैंपलिंग, जिसको आप क्या बोलते हो, जजमेंटल सैंपलिंग। दोनों का एक ही मतलब है। लो जी, हल्की हल्की हमने उनकी बात भी कर ली है, क्या मामला वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेरिएशंस इन टाइम सीरीज डाटा वुड बी बेस्ट रिप्रेजेंट बाय। काल श्रृंखला डाटा में विचरणों को किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से निरूपित किया जाएगा। देखो जो आपकी टाइम सीरीज का डाटा होता है ना दोस्तों, हम उसको लाइन चार्ट से दिखाते हैं, पाई चार्ट में आप नहीं दिखा सकते, पाई चार्ट में डिटेल आती है। आप बार ग्राफ के अंदर देखो, इसके अंदर भी सेम होता है, आप देखोगे स्कैटर प्लॉट के अंदर, इसमें भी सेम। लेकिन टाइम को आप किस में दिखाओगे, लाइन चार्ट। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों लाइन चार्ट। और ये रहा लाइन चार्ट। देखिएगा यहाँ पे टाइम आपको दिख रहा है साफ साफ, 9 बजे, 10 बजे। इसके अलावा दोस्तों आप एक चीज और देखिएगा, जब आप देखते हो टेम्परेचर, देखना आज गूगल के अंदर कहीं का भी आप टेम्परेचर निकाल के देखना, तो वहां टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्या दिखेगा, लाइन ग्राफ दिखेगा, आज इतना है, आज इतना है, 12 बजे इतना होगा, 1 बजे इतना होगा। तो जब हम बात करते हैं किसी भी दोस्तों टाइम सीरीज की डाटा की, तो वो आपका किस में आता है, लाइन चार्ट में। याद रहेगी बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दोस्तों मजा आ रहा है तो चीजों को आगे जरूर बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिएगा। सर्वेज कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट हैव विटनेस्ड अ ह्यूज ग्रोथ सिंस द लेट 1990। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध से इंटरनेट पर संचालित सर्वेक्षणों में भारी वृद्धि हुई, ये बात बिल्कुल सही है। 1990 के बाद जो आपका इंटरनेट का यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट यूजर ऑलवेज
कंस्टिट्यूट एन अनबाइज्ड सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। इंटरनेट प्रयोक्ता सदैव जनसंख्या के एक निष्पक्ष प्रतिदर्श को बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। नेट पे तो डाटा कैसा भी आप बना सकते हो, तो इसीलिए जो आपका आंसर रहेगा दोस्तों ये रहेगा। पहला आपका बिल्कुल सही है, दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है आपका ये, लीजिए। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 की यदि मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आगे अब 2024 का जो दिसंबर का एग्जाम है दोस्तों, वहां भी आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं इसकी डिटेल एक्सप्लेन दूंगा अभी आपको किस तरीके से चीजें हैं। पहले हम पढ़ते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू द यूजीसी रेगुलेशन 2018 on plagiarism, similarity of 42% refers to which of the following levels of plagiarism? ये कहता है साहित्य चोरी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अनुसार 42% की समरूपता की साहित्य चोरी को निम्नलिखित में से किस स्तर में माना गया है? तो दोस्तों इसको माना गया है सेकंड में। कैसे माना गया देखिए, सारी बातें हम करेंगे। आंसर आपका 2 है। ये डिटेल है जिसकी, इसको हम पढ़ते हैं, देखिएगा। इधर है लेवल ऑफ प्लेगरिज्म कि इसकी क्या लेवल है। पहला लेवल तो है लेवल 0। लेवल 0 में दोस्तों सिमिलैरिटी है वो कितने तक हो सकती है? अप टू 10%। 10% तक आपकी सिमिलैरिटी यहाँ देखी जा सकती है। लेवल 1 की जब मैं बात करूं तो सिमिलैरिटी 10 टू 40 तक हो सकती है लेवल 1 में। पहले में 10, दूसरे में 10 से 40, तीसरे में आती है 40 से 60, और चौथे में आती है, मतलब थर्ड में आती है आपकी सिमिलैरिटी 60 से अबो। तो पहले ध्यान रखना है 10, दूसरी है दोस्तों 10 से लेके 40, अगली है 40 से 60, और नेक्स्ट है आपकी 60 से ज्यादा। ये आपसे यही बात पूछी गई है, 40 से ज्यादा किस में है? तो 40 से ज्यादा किस लेवल में दिखा हमें? 2 में दिख रहा है। अब दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, किस में क्या होता है? देखो ये तो है क्या आपका लेवल ऑफ प्लेगरिज्म, और ये क्या दे रखी है? पेनल्टीज की क्या पेनल्टी होगी? तो देखो यदि आपकी 10% तक सिमिलरिटी है, प्लेगरिज्म है। प्लेगरिज्म क्या होता है दोस्तों? जब आपने किसी का डाटा किसी बुक से उठाया और उसका रेफरेंस आपने दिया ही नहीं और लिख दिया ये चीज मेरी है, तो इसीलिए वो क्या होती है? साहित्य चोरी होती है। तो उसी के बारे में बात कर रहा है ये। यदि 10% है तो आपको पेनल्टी के बारे में देखिए, माइनर सिमिलरिटी है, नो पेनल्टी। मतलब आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस में कितनी पेनल्टी मिलेगी। तो देखो जीरो वाले में आपको कोई पेनल्टी आपको नहीं दी जा रही, क्योंकि ये बिल्कुल ना के बराबर है, इसीलिए। नेक्स्ट लेवल 1। लेवल 1 में 10 से लेके 40% तक आपने प्लेगरिज्म किया है, तो सेल बी आस्क्ड टू विड्रॉल मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब उस मैन्युस्क्रिप्ट को आपको वापिस लिया जा सकता, दिया जा सकता है, बस इतना ही किया जाएगा। लेवल 2 जब 40 से 60% है तो क्या है? सेल बी आस्क्ड टू विड्रॉल मैन्युस्क्रिप्ट सेल बी डिनाइड अ राइट टू वन एनुअल increment shall not be allowed to be a supervised to any new masters MPhil PhD scholars of period of 2 years। मतलब कहीं भी आपकी ये चीज है वो लागू नहीं होगी किसी भी तरीके से। और लास्ट वाले में क्या है दोस्तों? लास्ट वाले में देखिए, इसमें तो बिल्कुल है, आपकी चीजें ही खत्म हो जाएगी उसमें। बस आपसे ये पूछा जाता है कि किस तरीके से कितनी कितनी लेवल है, तो लेवल आपको बता दिए हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछता, आपसे लेवल पूछता है। एक और चीज, प्लेगरिज्म के इन्होंने कुछ पैमाने बनाए थे, तो उसमें कितने पॉइंट थे तो वो आपसे पूछता है, तो वो 14 पॉइंट थे। ये बात ध्यान रखनी है, जो प्लेगरिज्म के थे, तो 14 पॉइंटों पे इन्होंने ध्यान दिया था। तो बस ये लेवल 0 का ध्यान रखना है 10% तक, लेवल 1 का ध्यान रखना है 10 से लेके 40 तक, लेवल 2 का ध्यान रखना है 40 से लेके 60 तक, और लेवल 3 का आपको ध्यान रखना है 60 से ज्यादा। तो ये आपके लेवल है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी पे फिर दोबारा पूछ लिया गया। अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेटिंग 2018 ऑन प्लेगरिज्म, अ सिमिलैरिटी ऑफ 14% वुड corresponding to which of the following level of plagiarism। जो 14% है वो किस में आएगा? देखो दोस्तों जीरो में अपन ने बात की थी कितने तक है? आप कहोगे सर 10% तक। इसमें बात करूं तो आप कहोगे सर 10 से लेके 40 तक। दूसरे में क्या था दोस्तों? 40 से लेके 60 तक। और तीसरे में क्या था? 60 से अबो। तो ये आपके पास डाटा था सारा का सारा। अब ये कितना कह रहा है? 14। तो 14 किस में आ रहा है आपका? 1 में। तो 1 आपका आंसर हो जाएगा, पहले लेवल के अंदर ये आपका आएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लीजिए, इस क्वेश्चन पे भी मैंने कल बहुत अच्छे से बात की थी, आज फिर कर लेते हैं। देखिएगा, पढ़िए इसको।
विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ वेरिएबल्स वुड हैव अ ट्रू जीरो पॉइंट। ट्रू जीरो पॉइंट आपका दोस्तों होता है रेशो के अंदर। कल भी बात की थी, जीरो आपकी स्टार्ट इंटरवल में हो जाती है लेकिन उसका यूज नहीं होता। यूज कहाँ पे होता है उसका? रेशो के अंदर। तो दोस्तों ये चारों चीज लिखी गई है, ये मेजरमेंट स्केल है। फिर मैं बता देता हूँ हल्की हल्की बात। इसके अंदर हम कैटेगरी करते हैं। कैटेगरी दो, दो से ज्यादा भी हो सकती है, जैसे मेल, फीमेल, चाइल्ड। इस तरीके से आप क्या करते हो, सिर्फ उनकी कैटेगरी बनाते हो नॉमिनल के अंदर। ऑर्डिनल की जब हम बात करते हैं, यहाँ मेल, फीमेल, चाइल्ड तो आप करते हो, प्लस यहाँ पे एक ऑर्डर बना देते हो, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम ऑर्डर लगा देते हैं। यहाँ पे बात करूं तो ये सारी चीज होगी, प्लस इंटरवल होगा। इंटरवल आपको नजर आएगा। और लास्ट वाला है दोस्तों रेशो। तो रेशो की बात करूं तो सारे के सारे पॉइंट तो होंगे ही, प्लस आपका रेशो भी यहाँ ऐड हो जाएगा। मतलब जीरो यहाँ पे अभी यूज कर सकते हो, जीरो, लेकिन यू स्टार्ट कहाँ पे होती है आपकी? इंटरवल में। ठीक है बात। तो ये मेरे हिसाब से चारों मेजरमेंट स्केल आपके क्लियर है। पहले में हम डाटा को क्लासिफिकेशन करते हैं, दूसरे में हम क्लासिफिकेशन प्लस ऑर्डर करते हैं, तीसरे में क्लासिफिकेशन ऑर्डर प्लस इंटरवल होता है, और लास्ट वाले में रेशो भी ऐड हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आपका यदि आंसर की बात करूं तो आंसर आपका नजर आ रहा है आपको डी। तो डी आपका आंसर रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। पढ़िएगा इसको ध्यान से, किससे है देखिए। आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन इन सर्वे रिसर्च। ओपन एंडेड क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई आपका। पहला क्या है देखिए, रिस्पोंडेंट्स कैन आंसर इन देयर ओन वर्ड्स। बिल्कुल, जो उत्तरदाता है वो अपने शब्दों में पदों का उत्तर देता है। तो क्या ऐसा होता है? बिल्कुल। यदि मेरे से कोई किसी चीज के बारे में पूछ ले और कहे कि इसको आपको सब्जेक्टिव लिखना है, तो कैसे लिखोगे? तो आप अपने शब्दों में उन चीजों को कोशिश करते हो लिखने की। तो बस पहली चीज आपकी सही है। दूसरी, दे कैन क्विकली एडमिनिस्ट्रेट बाय द इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर में अभी भी मैंने पहले भी बात की है, इंटरव्यू में आप इसका यूज ही नहीं करते, तो अपने आप ही कट गया आपका। दे अलो अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज टू बी ड्राइव्ड। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके पहले भी आ चुके हैं, ये आपने काटा था, तो ए और सी आपका आंसर रहेगा। तो ए और सी आपका आंसर है सी। उम्मीद करता हूं बात आपकी क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका ऑनलाइन सर्वे के लिए। ऑनलाइन सर्वे आर वेरी यूजफुल बिकॉज इंटरनेट यूजर ऑलवेज कंस्टिट्यूट एन अनबायस्ड सैंपलिंग ऑफ द पॉपुलेशन। ऑनलाइन सर्वेक्षण बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इंटरनेट प्रयोगता सदैव समविष्टि के निष्पक्ष में प्रतिवादी को संगठित करते हैं। दूसरी चीज हम पढ़ते हैं, आ conventional sampling is one of that sample available to the researcher by the virtue of its accessibility। सुविधानुसार प्रतिदर्श यह वह प्रतिदर्श है जिसकी सुलभता को विशेषता के कारण शोधकर्ता को सरलता से उपलब्ध हो जाता है। बात बिल्कुल दोनों सही है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा दोस्तों ए। तो दोनों ही बात आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखा गया है। देखिएगा इसमें है क्या, साइंटिफिक रिसर्च इज, जो आपकी वैज्ञानिक शोध है वो क्या है? तो वैज्ञानिक शोध की बात करें तो देखो डाटा ड्रिवन बिल्कुल होगा, डाटा तो होगा ही होगा, डाटा के बिना काम कैसे चलेगा। रेप्लिकेबल, रेप्लिकेबल मतलब चीजों को एक दूसरे की तरफ आप कर सकते हो। वेरिफिएबल होगा, बिल्कुल होगा। सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव नहीं होता, चीजों को यहाँ सब्जेक्टिव नहीं किया जाता। तो आपका आंसर रहेगा ए बी एंड सी। क्योंकि आप भी रिसर्च करते हो दोस्तों, साइंटिफिक रिसर्च जब आप करते हो तो आप खुद भी ये चीज चेक करोगे कि हम यहाँ पे सब्जेक्टिव ना करके चीजों को क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव रूप से ज्यादा देखते हैं, है ना। आप जैसे देखोगे कि जैसे मेरे को रिसर्च कर रहा हूँ तो मैं बच्चों को पेपर देता हूँ, तो पेपर में क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जो हम रिसर्च कर रहे हैं। तो बस वही बात है, यहाँ सब्जेक्टिव नहीं होता। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा ए बी एंड सी। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं हम। डाई होटोमस वेरिएबल इज द वन विच हैज मोर देन टू कैटेगरीज। द्विभाजित चर में दो से अधिक
श्रेणी होती है। द्विभाजी चर में 2 से अधिक कैसी होगी? द्विभाजी मतलब जिसमें डाई लग गया, डाई का मतलब ही क्या होता है? 2। तो मतलब पहला तो आपका क्या है? गलत है, कोई चक्कर ही नहीं है। अ नॉमिनल वेरिएबल कैन हैव मोर देन 2 कैटेगरीज़। बिल्कुल, अभी मैंने बताया था आपको नॉमिनल के अंदर हम कैटेगरी बनाते हैं, मेल, फीमेल, चाइल्ड इस तरीके से हम बना सकते हैं, 2 से ज़्यादा तो आपका आंसर ये रहा, पहला गलत है और दूसरा क्या है आपका सही। तो ये आपका आंसर रहा दोस्तों। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से आपको बताना है। पहली स्टेटमेंट क्या है? द रिस्क ऑफ रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट शुड बी कंफर्म्ड इज मोर एट 0.5 p लेवल देन एट 0.01 p लेवल। शून्य परिकल्पना की पुष्टि किए जाने की बजाय उसे अस्वीकार करने का जोखिम 0.01 p स्तर की तुलना में 0.05 पी स्तर से अधिक होता है। बात बिल्कुल सही है। दूसरा आप चेक करते हो, टाइप 1 त्रुटि में जोखिम है वो 0.01 स्तर की तुलना में इतना कम होता है। देखो यहाँ बात वही दे रखी है, यहाँ इसने क्या बोल रखी है? लेस देन, और ऊपर वाले में क्या दे रखी है? मोर देन। तो दोस्तों मोर देन होती है, लेस देन नहीं होती। कैसे? देखो आप यदि इनको देखोगे ध्यान से, तो नल हाइपोथेसिस जब आप बनाते हो तो उसके अंदर रिजेक्शन और आप एक्सेप्टेंस की 2 चीज होती है, 2 तरीके की एरर होती है। एक तो जब चीजें ठीक हो हम फिर भी उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, एरर 1 बोलते हैं हम। दूसरी क्या है? जब चीज गलत है और फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होती है? एरर 2। तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है, हल्की सी रिस्क ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये आपका आंसर सही होता है उसमें। तो आंसर आपका देखो पहला सही है और दूसरा आपका गलत है, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम इसी में। नेक्स्ट देखिएगा, अ cohort is a population whose member have some specific characteristic in common। दूसरी पढ़ते हैं, in prospective study the researcher relies on people's memorize and recognize of the past। दोनों बातों को अच्छे से पढ़िएगा। मेरे हिसाब से मुझे तो दोनों ही गलत लग रही है। एक बार फिर पढ़ लेता हूं मैं। वह जनसंख्या जिसमें सदस्यों की कुछ विशिष्ट अभिलक्षण समान होते हैं, बिल्कुल नहीं, समान नहीं होते, अलग-अलग होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और देखो भविष्य लक्ष्मी पास्ट की नहीं फ्यूचर की बात करती है, तो यहाँ पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट नहीं फ्यूचर आएगा दोस्तों। तो आपका पहला और दूसरा गलत हो सकता है। 1 मिनट, नहीं भई, ये बात सही है और दूसरी गलत है। हाँ, पहली सही है, दूसरी गलत है। जिसके कुछ विशिष्ट अभिलक्षण समान होते हैं, बिल्कुल, कुछ होते हैं। ये क्या होता है आपका? कोहोर्ट। कोहोर्ट में क्या होता है? पॉपुलेशन हुज मेंबर्स हैव सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन। बिल्कुल यही आपकी डेफिनेशन होती है किसकी? कोहोर्ट की। तो आपका ए सही है और बी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेटिंग 2018 ऑन प्लेगरिज्म, कॉमन नॉलेज और ये क्वेश्चन वही है दोस्तों जो आपने अभी पढ़ा है। देखो फटाफट देख लीजिए। मेरे को तो नहीं लगता। साहित्य चोरी, सामान्य ज्ञान और संयोजक शब्दों के बारे में यूजीसी विनिमय 2018 के अनुसार साहित्य चोरी का पता लगाने के लिए सामान्यतः जांच करते समय कितने वर्डों का यूज किया गया, कितने वर्ड बाहर किए गए? तो मैंने आपको बताया था कितने, 14 पॉइंट। तो 14 पॉइंट थे दोस्तों जिनको बाहर किया गया। आपका आंसर कितना है? 14। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़िएगा इसको। ये वो चीजें हैं सारी की सारी आपके रिसर्च में काम आएंगी। देखिए, व्हेन पार्टिसिपेंट ड्रॉप आउट ऑफ अ स्टडी, मतलब जब प्रतिभागी किसी अध्ययन के बीच से ही बाहर हो जाता है, लीडिंग टू द चेंज इन द नेचर ऑफ द सैम्पलिंग, इट वुड कॉज विच ऑफ द फ्लोइंग थ्रेट्स टू इंटरवल वैलिडिटी। मतलब जब एक प्रतिभागी किसी भी रिसर्च का हिस्सा है और वो बीच में उसको छोड़ के चला जाता है, तो उसको किस प्रकार की जो थ्रेट है, वो खतरा है, वो उसमें हो सकता है। तो देखो सिलेक्शन का बिल्कुल नहीं होता, हिस्ट्री का बिल्कुल नहीं होता, टेस्टिंग का बिल्कुल नहीं होता। अपने आप साफ-साफ नज़र आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? अट्रेशन थ्रेट। अट्रेशन थ्रेट मतलब श्रेण संबंधी खतरा। तो ये खतरा आपको नज़र आता है उस टाइम पे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो, एक और फिर क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने।
द नल हाइपोथेसिस लुक plausible for which of the following p value of a test of significance। शून्य परिकल्पना निम्नलिखित में से सार्थकता प्रशिक्षण के किस p मान के लिए सत्य भावी प्रतीत होती है। तो हमें ये देखना नल हाइपोथेसिस में जिसको आप रिजेक्ट करने की बात कर रहे हो तो ये आ जाएगा आपका बाहर। और ये देखो दोस्तों 0.27 होता है ना, तो इसको हम कंप्लीट 100 में से मानते हैं, तो 27% है, तो 27 भी तो इसके अंदर आएगा आपका, है ना। तो 27 भी आएगा, 43 भी आएगा, ये नहीं होंगे। आउट ऑफ 1% की बात कर रहा है, ये भी नहीं, उधर बात करें तो वो भी नहीं, तो आपका आंसर आ रहेगा ए और बी। ए और बी दोस्तों आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसने आउट ऑफ बोल दिया ना दोस्तों, इसलिए नहीं है ये, कभी ये सोचो ये भी आएगा। और इसमें देखो ए नहीं है, फिर आपको ऑप्शन के हिसाब से करना काम करना है। ए तो आएगा ही आएगा, ए आएगा तो इसका मतलब बाकी सारे ही कट गए आपके, क्योंकि किसी में ए नहीं है तो ए इसी में ही है। ठीक है, कई बार बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको ऑप्शन के हिसाब से भी काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन रिसर्चर स्टडी अ स्पेसिफिक वेल डिफाइंड पॉपुलेशन ओवर टाइम सैम्पलिंग डिफरेंट पीपल एट ईच डाटा कलेक्शन पॉइंट इट इज रेफर टू। जब अनुसंधानकर्ता प्रत्येक दत्त संग्रहण बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों को प्रतिचयन करके किसी विशिष्ट सुभाषित जनसंख्या का विभिन्न कालावधियों में अध्ययन करता है तो इसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है कोहेरेंट स्टडी। ठीक है, अलग अलग ग्रुप में, तो इसको बोलते हैं हम कोहोर्ट अध्ययन। आपने इसको भी पढ़ा था कि कई चीजें सेम भी हो सकती है इनकी। ठीक है, बस वही है ये जो आपने अभी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, देखिएगा दोस्तों, आपने एक एफ टेस्ट पढ़ा है, एक टी टेस्ट होता है, ये सारे के सारे टेस्ट होते हैं जब आप हाइपोथेसिस की बात करते हो। तो देखिएगा, द स्टूडेंट्स टी टेस्ट इज टिपिकली यूज्ड। स्टूडेंट है वो टी टेस्ट का सामान्यतः उपयोग कब किया जाता है टी टेस्ट का दोस्तों, देखिएगा। तो इन कंपेयरिंग टू ग्रुप्स टू सी इफ देयर मीन्स डिफरेंस, दो समूह की तुलना करने में यह देखने के लिए कि क्या उनके मध्य में अंतर है। तो बिल्कुल बात सही है, यहाँ पे दो ग्रुपों को लेके ही आप टेस्ट करते हो। ठीक है, दो से ज्यादा ग्रुप आपको कहाँ देखने को मिले थे, एफ में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आंसर हमें मिल भी गया लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं। इन कंपेयरिंग मल्टीपल ग्रुप्स, बिल्कुल नहीं, टू ग्रुप्स की बात करता है। इन टेस्टिंग द स्टेशनरी ऑफ द टाइम ऑफ सीरीज, समय श्रृंखला की स्थिति का प्रशिक्षण, बिल्कुल नहीं, जब समय की स्थिति का करोगे तो ज्यादा बनेंगे। और ये दोस्तों होती है आपकी एक्स केयर के नाम से। ठीक है, एक पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, एक नॉन पैरामीट्रिक, तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आंसर हमें मिल ही गया, ए हमारा आंसर रहेगा। देखिएगा, ए आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द कॉन्सेप्ट दैट maintains that behavior phenomena can be understood only within the context of the culture in which they occur related to। तो देखो दोस्तों, मेन बात यही है, यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हो, तो आप फिनोमिना अंडरस्टैंडिंग विद इन अ कंटेस्ट इज कल्चर इन विच दे अकर रिलेट्स, रिलेट्स की बात कर रहे हो, रिलेट करने की बात आ रही है। वह अवधारणा जो यह मानती है कि किसी व्यवहारिक परिघटना को केवल उसी संस्कृति के संदर्भ में समझाया जा सकता है जिसमें वह घटित होती है, वो क्या कहलाती है। जो चीज चल रही है उसी में घटित हो रही है, उसी में कर रहे हैं हम चीजों को, तो दोस्तों हम उससे रिलेट करके करने का काम करते हैं, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिविज्म। रिलेटिविज्म ही आपका आंसर रहेगा, क्योंकि चीजों को हम क्या करते हैं, उसको रिलेट करने का काम करते हैं। एब्सोल्यूटिज्म नहीं होता बिल्कुल, यूनिवर्सलिज्म भी नहीं होता, और ऑब्जेक्टिविज्म भी नहीं होता। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों इसके अंदर ए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट ये, एक और क्वेश्चन दोस्तों इसी पे ही, प्लेगरिज्म पे। ये प्लेगरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है एग्जाम में भी। अ सिमिलरिटी ऑफ 57% इज डिडक्टेड इन द थीसिस। आपने 57% डिडक्ट किया उसके अंदर, सबमिटेड बाय अ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट ने सबमिट कर दी, एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेगरिज्म। द स्टूडेंट हैज कमिटेड प्लेगरिज्म इज लेवल, कौन से लेवल में है, तो दोस्तों चौथा लेवल तो आपका होता ही नहीं, जीरो लेवल होता है, जीरो में 10% तक था। ठीक है,
पहले में हमने देखा 10 से 40 तक था, दूसरे हमने देखा 40 से लेके 60 तक था और तीसरे में हमने देखा दोस्तों 60 से प्लस था। ये सारे के सारे प्लेगरिज्म के मैंने पॉइंट बता दिए आपको। तो ये पूछ रहा है कितना 57, तो 57 इसमें आएगा दोस्तों, तो आंसर बनेगा आपका 2। तो ये रहा जी आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के आपके 25 क्वेश्चन है दोस्तों वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हल्का-फुल्का कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। यदि आपको लग रहा है कि हाँ, कुछ बात हमारे समझ में आ रही है और इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो के लिए आप बस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि कोई नई वीडियो डलती है उसी टाइम आपको मिल जाए। और दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी 10 की 10 यूनिट है, उन सभी के क्वेश्चन्स है प्रीवियस ईयर के वो सारे के सारे करवा दें। हम सोच रहे हैं पहले 2023 फिर 2024। दोस्तों ये हमारी अकेडमी है, ये स्मार्ट आपको लाइब्रेरी मिलती है यहाँ पे, हाईटेक क्लास होंगी सारी की सारी, हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो अकेडमी में अवेलेबल हैं। ठीक है दोस्तों, एड्रेस वगैरह मैंने आपको सारा बता दिया है। यदि किसी को किसी भी चीज़ के बारे में इंक्वायरी करनी है तो यहाँ पे आपको नंबर्स दिए गए हैं स्क्रीन पे, तो आप इन पे कॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिएगा क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत पास है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।